एक गांव में रामधन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था। रामधन अपनी पत्नी, एक बेटे और बहू के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। उसने गांव के कई लोगों से कर्जा ले रखा था। उसके घर पहुंचते ही सेठ मनीराम आ जाता है और आवाज लगाता है, रामधन, ओ रामधन, अरे भैया जरा बाहर तो आओ। आवाज सुनकर रामधन बाहर आता है और कहता है, आइए सेठ जी, आइए, अंदर आइए, मैं अभी चाय बनवाता हूँ। चाय वाय रहने दो भैया, पहले ये बताओ मुझे मेरे पैसे कब लौटाओगे? वो सेठ जी, वो मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए सेठ जी, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। कान खोल कर सुन लो रामधन, कल तक तुमने यदि मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारी गिरवी रखी हुई जमीन और घर मेरा होगा। नहीं सेठ जी, मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए सेठ जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आहा, नई जमीन, वाह वाह। यह कहकर सेठ वहां से चला जाता है और रामधन घर के अंदर आता है। उसकी पत्नी सामने खड़ी थी। वह पूछती है, कौन था जी? क्या कह रहा था? आप इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? वह कुछ कहता तब तक बाहर से एक और आवाज आती है, अबे ओ रामधन, बाहर निकल। अबे श्याणे, जल्दी बाहर आ, अपन इतनी देर किसी का वेट नहीं करता है रे। क्या बे श्याणे, तेरे को इतना टाइम लगता है कि बाहर आने में? वो भैया, बस मैं आ ही रहा था। अपन का पैसा किधर है बे श्याणे? कितने दिन हो गए तेरे को? अभी मेरे को तू ये बता, तेरे को पैसा देना है या नहीं देना है? वो भैया, वो 1-2 दिन का टाइम और मिल जाता तो। क्या बे, मेरे को पागल समझा है क्या? कल तक मेरा पैसा नहीं दिया तो इधर इस तेरी फैमिली सहित तेरे को टपका डालेगा क्या? समझ में आया ना तेरे को? अपन को अपना पैसा चाहिए बस। यह कहकर वह भी चला जाता है। रामधन दुखी होकर मन ही मन सोचता है, पहले तो सिर्फ जमीन की बात थी, अब तो मेरे पूरे परिवार की जान खतरे में है। जीवन रहा तो जमीन और घर और भी बना लेंगे। हाँ, मुझे यह गांव छोड़ देना चाहिए। फिर वह घर के अंदर जाकर कहता है, तुम सभी अपना जरूरी सामान लेकर तैयार हो जाओ। हम यह गांव छोड़कर कहीं दूर जा रहे हैं। कब चलना है जी? आज रात को सभी के सो जाने के बाद हम यह गांव छोड़कर चले जाएंगे, ताकि अंधेरे में किसी को पता न चले कि हम कहाँ गए हैं। रामधन के परिवार के लोग बिना कोई तर्क वितर्क के चुपचाप रामधन की बात मान लेते हैं और चुपचाप रात के अंधेरे में गांव छोड़कर निकल जाते हैं। पूरी रात चलकर वह जंगल में बहुत दूर निकल जाते हैं। तब सुबह होने पर रामधन कहता है, अब हम गांव से बहुत दूर आ गए हैं, अब हम सभी यहीं इसी पेड़ के पास रुकेंगे। रामधन को पता था कि वे सभी लोग भूखे हैं, अतः नदी की घास से रस्सी बनाकर पास के किसी गांव में बेच दे तो अच्छी रकम मिल सकती है। इसलिए वह कहता है, तुम लोग जाओ और नदी से कुछ घास काट कर ले आओ। उसका आदेश सुनते ही वे तुरंत घास काटने चल देते हैं। वहाँ सामने घास है, वहाँ से घास काटते हैं। बस रुको, यहाँ अच्छी घास है, हम यहीं से काटेंगे घास। फिर वह घास काटना शुरू कर देते हैं। और घास का ढेर लाकर रामधन के आगे रख देते हैं और उसकी पत्नी कहती है, हाजी कोई और काम हो तो बताना, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, बस एक बार कह देना। फिर वह रामधन के कहने पर नदी में नहाने चले जाते हैं।
रामधन उस घास से रस्सी बनाना शुरू कर देता है। उसी बरगद के पेड़ पर एक भयानक जिंद रहता था, जो वहाँ पर होने वाली प्रत्येक घटना को काफी देर से देख रहा था। जिंद सोचने लगा आखिर यह रस्सी क्यों बना रहा है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। इसलिए वह आदमी का रूप धर के रामधन के पास आकर कहता है, अरे ओ भाई, तुम यह क्या कर रहे हो? रामधन काफी परेशान था, इसलिए वह गुस्से में कहता है, तुम्हें ही दिखाई नहीं देता, अंधे हो क्या? दिखाई तो देता है मुझे, लेकिन तुम इस रस्सी का करोगे क्या? अब तो रामधन को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, इस रस्सी से मैं तुम्हारे पैर बांधूंगा और तुम्हें इस बरगद के पेड़ पर उल्टा लटका कर खूब मार लगाऊंगा और तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम्हारी हड्डी पसली एक नहीं हो जाती। रामधन की बात सुनकर जिन हवा में उड़ता है और कहता है, मैं कोई मनुष्य नहीं, जिन हूँ जिन। तो क्या हुआ, मैं नहीं डरता किसी जिन से। जिन की धमकियों से जब रामधन नहीं डरता है तो उसे लगता है कहीं यह सच में मेरे पैर ना बांध दे, क्योंकि इसके परिवार के लोग वही करते हैं जैसा ये कह देता है। जिंद घुटनों के बल बैठ जाता है और विनती करता है, मुझ पर कृपा करो, कृपया मेरे साथ ऐसा मत करो। इसके बदले तुम चाहे जो ले लो, चाहो तो तुम्हें मैं बहुत सारा धन दे दूंगा। धन की बात सुनकर रामधन कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझे धन दे दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और यहाँ से अपने परिवार के साथ चुपचाप चला जाऊंगा। उसके बाद जिंद खुश हो जाता है और रामधन को हीरा, मोती, पन्ना, मूंगा, सोने के सिक्के और बहुत सारा धन दे देता है। रामधन और उसका परिवार वह धन लेकर वहां से अपने गांव चल देते हैं और रात के अंधेरे में अपने गांव में प्रवेश करता है। सुबह होते ही सेठ मनीराम आ जाता है। राम राम भैया, कल से कहीं दिखाई नहीं दे रहे। रामधन उसे बिठाता है और उसका सारा पैसा सूद समेत वापस कर देता है। अपने पैसे लेकर मणिराम वहां से चला जाता है। उसके बाद रामधन एक एक करके सभी को बुलाता है और उनके पैसे सूद समेत वापस कर देता है। सभी का कर्जा चुकाकर अब रामधन का परिवार बहुत खुश था। अब रामधन एक नया घर और एक नई गाड़ी खरीद लेता है। सेठ मनीराम को यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है और वह मन ही मन सोचता है, कल तक जो रामधन पैसों के लिए इधर उधर भटकता रहता था, आज अचानक यह इतना धनवान कैसे हो गया? मुझे इसका पता लगाना होगा। फिर वह रामधन के घर जाकर उससे अकेले में पूछता है, अरे भैया रामधन, जरा ये तो बताओ, तुम रातों रात इतने धनवान कैसे हो गए? जाने दीजिए सेठ जी, अंदर आइए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लगवाता हूँ। अरे भैया, तुमने एक ही दिन में सभी का कर्जा चुका दिया और अब तो तुमने नया घर, नई गाड़ी भी ले ली। आखिर तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से? बस सेठ जी, यही मान लीजिए ऊपर वाले की कृपा है। रामधन ऐसे कई बहाने लगाता है, लेकिन सेठ उसका पीछा नहीं छोड़ता। अंत में रामधन उसे जिंद मिलने की और धन देने की पूरी घटना कह सुनाता है। तभी तो मैं सोचूं, रामधन इतना जल्दी इतने पैसे वाला कैसे हो गया। बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा। यह कहकर सेठ वहां से चला जाता है। वह बड़ा ही लालची किस्म का इंसान था। वह भी घर जाकर अपने परिवार के लोगों से कहता है, तुम लोग अपना जरूरी सामान पैक करके तैयार हो जाओ। आज रात को हम यह गांव छोड़कर कहीं दूर जा रहे हैं। क्यों? हम यह गांव छोड़कर क्यों जाएं?
हम इसी गांव में रहते आए हैं और यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। आपको जाना है तो जाइए। यस डैड, मॉम ठीक कह रही है, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा। ससुर जी, मैं यह घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तुम लोगों ने यदि मेरी बात नहीं मानी तो मेरी जायदाद में से तुम्हें एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। सेठ मनीराम के बहुत धमकाने के बाद उसका परिवार आखिरकार जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह भी रात होने पर चुपचाप अपने गांव से जंगल की ओर निकल जाता है। पूरी रात लगातार चलने के बाद वह भी सुबह होने तक उस पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। बस आ गई वो जगह, वहाँ सामने जो पेड़ है हम उसी के नीचे रुकेंगे। यहाँ इस पेड़ के नीचे? नहीं नहीं, ये तो बहुत डरावनी जगह है। ओह कम ऑन डैड, यहाँ पर तो बैठने के लिए भी चेयर नहीं है। मैं जाकर पास के किसी गांव में होटल ढूंढता हूँ। फालतू बकवास बंद करो और चुपचाप चलो। मैं यहीं पेड़ के नीचे बैठता हूँ, तुम लोग जाकर नदी से कुछ घास काट कर लेकर आओ। आप घास का क्या करोगे? रहने दो डैड, पैदल चलते चलते हम वैसे ही बहुत थक गए हैं और भूख से तो हमारी जान ही निकलती जा रही है। ठीक कहा आपने, इनको हमारी कोई परवाह है नहीं और बस फालतू के काम बताते रहते हैं। तुम लोग चुपचाप जाकर घास काटो वरना एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, हम जाते हैं। फिर वह लोग भी घास काट कर लाते हैं और मनीराम के सामने घास का ढेर लगा देते हैं। और मनीराम की पत्नी कहती है, अब हम बहुत थक चुके हैं, अब कोई और काम हो तो तुम स्वयं ही कर लेना। हम भी बहुत थक चुके हैं डैड। फिर वह नदी की तरफ चले जाते हैं। जिंद यह सारी घटना काफी देर से देख रहा था। मनीराम रस्सी बनाना शुरू करता है और जिंद आदमी का रूप धरकर उसके पास आता है और कहता है, अरे ओ भाई, तुम यह क्या कर रहे हो? मैं एक मोटी रस्सी बना रहा हूँ जिससे मैं तुम्हारे पैर बांधूंगा और तुम्हें इसी पेड़ पर उल्टा लटका कर मारूंगा और जब तक मारता रहूंगा जब तक तुम्हारी हड्डी पसली एक नहीं हो जाती। तुम मेरे पैर बांधोगे? तुम जानते नहीं मैं मनुष्य नहीं जिंद हूँ जिंद, और तुम क्या मेरे पैर बांधोगे? तुमसे तो तुम्हारे परिवार के पैर नहीं बंधे, मेरे पैर क्या खाक बांधोगे? मैं जान गया हूँ वे तुम्हारी बात नहीं मानते हैं। चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना सभी को कच्चा चबा जाऊंगा। यह कहकर जिंद बड़े भयानक रूप में आ जाता है। वे तीनों भी वहाँ पर आ जाते हैं। सामने खड़े उस बड़े जिंद को देखकर वे तीनों डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। बचाओ। पीछे पीछे मनीराम भी गिरता पड़ता वहाँ से भाग जाता है। अरे रुको, अरे रुको, अरे रुको, मैं भी आया, रुको। बचाओ, कोई तो बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ। बचाओ कहते हुए वे अपने गांव लौट आते हैं और वापस कभी उस जंगल की तरफ नहीं